मैं अजय कुमार चौधरी एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का तीसरा पार्ट जो है क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका 3.1 चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आज 3.2 और 3.3 देखेंगे। 3.2 में है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। देखेंगे कि यूरोप में 1830 के दशक में काफ़ी कठिनाइयों का दौर चला। इस समय 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप की जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी। नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार होने लगे। बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। यूरोप में ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी जो थी, चूँकि वहाँ से भी आबादी का जो जनसंख्या बढ़ा, इसके कारण क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र की अतिरिक्त आबादी अब शहरों की ओर निवास करने लगी और शहरों में गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों में लघु उत्पादकों अक्सर इंग्लैंड के आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुका था और इंग्लैंड से जो कपड़े आ रहे थे वो सस्ते थे, जिसके कारण यहाँ के कपड़े व्यापारी काफ़ी प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी ऊपर था। यूरोप में इंग्लैंड से बने हुए कपड़े आने से कपड़े उद्योग में प्रतिस्पर्धा था, क्योंकि अभी भी यहाँ पे उत्पाद जो हो रहा था वो छोटे लघु उद्योगों में हो रहा था, जिसके कारण यहाँ के कपड़ा व्यापारी इंग्लैंड से आने वाले कपड़े व्यापारी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। यूरोप में सत्ता पर क्या था कि कुलीन का प्रभाव बना हुआ था और कृषक सामंती शुल्क जो लगे हुए थे उससे दबे हुए थे। खाने पीने की वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जा रहा था। इसी बीच किसानों की भी फसल खराब हो गई। नतीजा क्या हुआ? लोग क्रांति करने के लिए अग्रसर होने लगे और गरीबी भी बड़े पैमाने पर फैलने लगी और 1848 ऐसा ही एक दौर चला आ रहा था यूरोप में। इतने समस्या के कारण जनता जो थी वो सड़कों पर उतर गई और जगह जगह सड़कों पर अवरोध लगा के इसका आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे लुई फिलिप अपने गद्दी को छोड़कर भाग चला, जिसकी परिणति यह हुआ कि राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र घोषित करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम करने की अधिकार की गारंटी दी। रोजगार के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, जिससे वहाँ की बेरोजगारी दूर हो। 1845 में सिलेसिया में कपड़ा बुनकर भी विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह क्यों हुआ भाई? किसान का विद्रोह तो समझ में आया, लेकिन ये व्यापारी, ये कपड़ा व्यापारी जो थे, बुनकर थे, ये जो विद्रोह किए, इनका रीजन क्या था? तो ठेकेदार जो थे वो कच्चे माल बुनकरों को दिया करते थे और बुनकर उस कपड़े का निर्माण करके फिर उनको ठेकेदार को देते थे और ठेकेदार इसके एवज में मूल्य देते थे। तो मूल्य जो था, दाम जो था, काफ़ी कम था। व्यापारी द्वारा दिए जाने वाली दाम कम होने के कारण बुनकर जो थे विद्रोह करने के लिए अग्रसर हो गए, क्योंकि वो अधिक दाम की चाहत रखते थे। तो उनको मजदूरी के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्रांति के लिए अग्रसर हुए। 4 जून 1845 में घटना, बुनकरों की भीड़ जो थी घरों से निकली और ठेकेदार जो थे, जो व्यापारी जो थे, जो कच्चा माल देते थे इन बुनकरों को, उनके कोठियों पर पहुंच गई और बुनकर ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। मजदूरों के साथ घृणा का व्यवहार किया गया और भीड़ ने ठेकेदारों के संपत्ति को लूट लिए। नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर सेना को बुलाना पड़ा, क्योंकि ठेकेदार जो थे वो अपने किले को छोड़कर भाग चुके थे। अब ये छुपते फिर रहे थे।
लेकिन फिर भी इनको गांव में कहीं इनको शरण न मिली। अब क्या हुआ कि इनकी मदद करने के लिए 24 घंटा के भीतर में सेना को बुलाना पड़ा और इस टकराव में 11 बुनकरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह से ये जो बुनकरों का विद्रोह था ये तो दबा दिया गया, लेकिन उदारवादी क्रांति का दौर जारी था। 1848 में यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि वो इससे मुक्ति चाहते थे, बेरोजगारी और भूखमरी से मुक्ति चाहते थे, इसलिए किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे। तब उनके समानांतर एक और वर्ग जो था, जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, वो भी क्रांति की ओर अग्रसर था। फलस्वरूप 1848 की घटना राजा को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वही राजा लुई फिलिप्स। और गणतंत्र की घोषणा हुई। सभी पुरुषों को मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भाग जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए थे, उसमें कौन कौन से थे, अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे, उसमें कौन कौन से जगह था? जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब साम्राज्य शामिल थे। इन जगहों पर उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग की। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए एक राष्ट्र राज्य का निर्माण, राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में देखेंगे क्या हो रहा था, ये सब तो यूरोप के फ्रांस के हो ही रहा था, लेकिन जर्मन में क्या हो रहा था? राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाके फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ था? ये फ्रैंकफर्ट संसद जो था सेंट पॉल चर्च को बनाया गया था। जर्मन के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था। यहाँ जो प्रतिनिधि सभा जो बैठी, यहाँ पे संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था जर्मनी के लिए। राष्ट्र का अध्यक्ष एक ऐसे राजा को चुना गया, एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसको संसद के अधीन रह के राजतंत्र के तहत काम करना था। अब क्या हुआ कि राजतंत्र तो काम करना था ही, लेकिन संविधान के दायरे में इसके लिए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को चुना गया था। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो थे उसने अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। अब वो जो थे उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, यानी कि एक समूह राजाओं का भी एक समूह बन गया जिससे जाके विलियम चतुर्थ जो थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जाके मिल गए थे। इन राजाओं के ऊपर कुलीन का काफ़ी प्रभाव था, कुलीन और सेनाओं का साथ मिला हुआ था। अब संसद का जो सामाजिक संरचना जो बना हुआ था वो टूट गया। अब वो तो संरचना रहा नहीं। मध्यम वर्ग के संसद के अधिकतर प्रभाव बना हुआ था। मध्यम वर्ग का वही शिक्षित वर्ग जो आंदोलन कर रहा था, अब इनका भी साथ मिल गया। उन्होंने क्या किया, ये मध्यम वर्ग जो थे इन्होंने मजदूर कारीगरों की मांग को नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज करने के कारण क्या हुआ, ये मजदूर और जो कारीगर थे उनका विश्वास उठ गया और वो विरोधी हो गए। अतः सैनिक बुलाना पड़ा और असेंबली जो सज धज के जाके चर्च में बैठी थी वो भंग कर दी गई, असेंबली ही खत्म हो गया। अब देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं की राजनीतिक अधिकार प्रदान करना था। उदारवादी जो आंदोलन राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे, उसके अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना था। आंदोलन में बड़ी संख्या में इन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाएं राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार प्रकाशित किए गए और प्रदर्शन में भाग ली।
लेकिन महिलाओं को असेंबली के चुनाव के समय मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये संघर्ष कर रही थी, आंदोलन में भाग ले रही थी, लेकिन इनको अभी तक मताधिकार का अधिकार नहीं मिला था। आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में ये खड़ी थी। ये दर्शक दीर्घा केवल देखने के लिए खड़ी थी, इनको किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। रूढ़ी ताकतें 1848 के उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल रही। रूढ़िवादी ताकतें, जिसमें पुरानी राजतंत्र व्यवस्था को बहाल करना था, ये उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल रही। लेकिन पुरानी राजतंत्र व्यवस्था बहाल करने में असफल रही, क्योंकि वो इस बात को जान चुकी थी, उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को रियायतें देके उनको उस क्रांति को दबाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पुरानी राजतंत्र की व्यवस्था कायम नहीं हो पाई। अतः परिणाम स्वरूप 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में राजशाहियों ने परिवर्तन का दौर आरंभ कर दिया। पश्चिम यूरोप में यह सुधार और परिवर्तन का दौर 1815 से पहले ही शुरू हो चुका था। पश्चिमी यूरोप में यह सुधार कब से शुरू हो चुका था? 1815 से पहले ही हो चुका था। हैब्सबर्ग का अधिकार वाले क्षेत्र में रूस जो था वो भूदास और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया था। इस बदलाव से निरंकुश मैंग्यारों का प्रभुत्व का रास्ता साफ। इस तरह से हम देखते हैं कि 3.2 और 3.3 समाप्त होता है। आगे इसमें बने रहिएगा, आगे इसमें और भी आगे चलते रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको आप ज़रूर मैसेज में भेजिएगा। जय हिंद।